हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, और ये जो टॉपिक है इंडेमनिटी एंड गारंटी, जिसके अंदर हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और इसके रिटन नोट्स जो हैं वो आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे। और ये जो टॉपिक है बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ, जिनको स्पेशल लॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सिलेबस के अंदर है, उनके लिए भी ये रिलेवेंट है। और उसी तरह अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी है, ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जिसको सेक्शन 124 से लेके जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसको 124 से 147 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है जिसको सेक्शन 124 टू 125, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है 126 टू 127, नेचर ऑफ द श्योरिटीज लायबिलिटी सेक्शन 128, कंटिन्यूइंग गारंटी जो है सेक्शन 129 टू 32, डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटी 133 टू 139, राइट्स ऑफ द श्योरिटी जो है डैट इज 140 टू 147। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी। देखो, इंडेमनिटी का अर्थ होता है टू मेक गुड द लॉस, कि जो लॉस हुआ है उसको पूरा करना, उसका भरपाई करना या कंपनसेशन देना, जो डैमेजेस हुए हैं उसको पूरा करना। तो यहाँ पे जो क्या कहते हैं कि इंडेमनिटी का अर्थ है जिसको सेक्शन 124 जो है डिफाइन करता है, मीन्स ए कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट है बाय विच वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर। यहाँ पे एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि अगर प्रॉमिसर की खुद की वजह से या किसी और की वजह से उसको कोई लॉस होता है तो वो वहाँ पे उसको कंपनसेट करेगी। जैसे मान लो मैंने अपने घर की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो वहाँ पे मेरे घर में आग लग जाती है, तो वहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है जो कि बेसिकली इंडेमनीफायर है, जो मुझे प्रॉमिस करती है कि अगर फायर की वजह से तुम्हें लॉस होता है तो मैं उसको कंपनसेट करूँगा। इंडेमनीफायर मीन्स द पर्सन हु अंडरटेक और एग्री टू कंपनसेट द लॉस इज कॉल्ड द इंडेमनीफायर। तो इस सिचुएशन के अंदर जैसे मैंने घर की इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो मेरे घर में आग लग जाती है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है डैट इज़ द इंडेमनीफायर। और जिस बंदे ने इंश्योरेंस ले रखी है, जिसको लॉस दिया जाता है, डैट इज़ कॉल्ड द इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर मीन्स द पर्सन हु अंडरटेक्स और एग्री टू कंपनसेट द लॉस इज कॉल्ड द इंडेमनीफायर। यहाँ पे जिसका लॉस पूरा करना है उसको हम इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। और इंडेमनिटी का अर्थ होता है कि अगर हमें कोई लॉस होता है या कोई डैमेजेस होते हैं तो यहाँ पे जो इंडेमनीफायर है वो हमें कंपनसेट करता है, क्योंकि उसने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि अगर आपको प्रॉमिसर की वजह से या किसी और की वजह से हमें लॉस होता है तो वो उसको कंपनसेट करेगा। अब देखो, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर एक इंडेमनीफायर होता है, एक इंडेमनीफाइड होता है, जिसको हम इंडेमनिटी होल्डर भी कह देते हैं। इंडेमनीफायर जो होता है जो प्रॉमिस करता है कि अगर आपको कोई लॉस होता है तो वो पूरा करेगा, और जिसको प्रॉमिस किया जाता है उसको हम इंडेमनीफाइड कह जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अगर अपने घर की फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो वहाँ पे मैं इंडेमनीफाइड हूँ, इंडेमनिटी होल्डर हूँ। तो वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी मुझे प्रॉमिस करती है और अगर मेरे घर में आग लग जाती है तो वो जितना भी लॉस हुआ है वो मुझे पूरा करेगी। अब यहाँ पे हम इसको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखो, यहाँ पे X प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई Y, ठीक है। X जो है Y के साथ प्रॉमिस करता है, Y जो है एक बैंकर है, कि अगर X के कहने पे, मैं आपको केस जो है सिंपल शब्दों में समझाती हूँ कि X जो है Y को कहता है कि इस बंदे को कैशे रख लो, अगर इसकी डिसऑनेस्टी से तुम्हें कोई लॉस होता है तो मैं कंपनसेट करूँगा। तो यहाँ पे देखो, जो X है डैट इज़ दी इंडेमनीफायर जो कि कंपनसेशन प्रोवाइड करेगा। Y जो है इंडेमनिटी होल्डर है जिसको कंपनसेशन मिलेगी, क्योंकि X के कहने पे Y ने कैशियर रखा है, और अगर वो कैशियर जो है कोई डिसऑनेस्टी करता है, अब देखो कैशियर की वजह से अगर Y को कोई लॉस होता है डैट विल बी कंपनसेटेड बाय X।
ए कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी मे टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन सम ऑफ 200। अब देखो यहाँ पे ए जो है वो कहता है कि अगर सी तेरे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग लेके आएगा और तुझे कुछ देना पड़ेगा सी को, तो वो मैं तुझे कंपनसेट करूँगा। तो यहाँ पे ए जो है डैट इज़ द इंडेमनीफायर और बी जो है डैट इज़ द इंडेमनीफाइड। और उसी तरह देखो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, कंपनसेट और मेक द गुड द लॉस, कंपनसेशन दो या जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई करो। देखो जो लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है डैट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि वहाँ पे जो लॉस होता है, लाइफ का लॉस होता है, उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है वहाँ पे लॉस का होना असेंशियल है। अगर प्रॉमिसी ने कोई लॉस सफ़र किया है, जैसे मैंने फायर इंश्योरेंस अपने घर के लिए रखी है, वहाँ पे मुझे कोई लॉस होता है, तभी मैं इंश्योरेंस कंपनी को कह सकती हूँ कि भाई मुझे जो लॉस हुआ उसको कंपनसेट करो। और यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की, ये नैरो है। यहाँ पे इट कवर्स द लॉस जो कि एक्सप्रेस प्रॉमिसेस होती हैं कि यहाँ पे अगर आपको इस रीज़न की वजह से लॉस होता है तो वो कंपनसेट किया जाएगा, या बाय कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर या बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन। और उसी तरह हम देखते हैं कि सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज नैरो, नॉट एग्जॉस्टिव, क्योंकि इसके अंदर जो एक्सप्रेस प्रॉमिसेस होते हैं कि जो एक्सप्रेसली वहाँ पे कहा जाता है कि अगर ये वजह से आपको लॉस होता है तो वो आपको कंपनसेट किया जाएगा। ओनली दोज केसेस, दो केसेस हो गए, एक तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस प्रॉमिसेस हो गए, या ओनली दोज केसेस वेयर द लॉस अराइजेस फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द प्रॉमिसर और ऑफ एनी अदर पर्सन। जैसे मैंने उसके अंदर बताया था कि ए ने बी से कहा कि आप कैशियर को रख लो, अगर आपको किसकी डिसऑनेस्टी की वजह से कोई लॉस होता है तो वहाँ पे जो प्रॉमिसर है वो कंपनसेट करेगा। और यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से भी एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं था तो भी वहाँ पे जो है कंपनसेशन देना पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी जो है एक्सप्रेस भी हो सकता है, एम्प्लॉयड भी हो सकता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होती है, जहाँ पे इंडेमनिटी बॉन्ड होता है कि पर्सन जो है एक्सप्रेसली प्रॉमिस करता है कि अगर तुझे कोई लॉस होता है तो आई विल कंपनसेट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है कि जहाँ पे कंडक्ट ऑफ द पार्टीज या सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जैसे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो है वो एम्प्लॉयड होता है, लॉ ऑफ एजेंसी के अंदर भी क्या होता है कि ये एम्प्लॉयड होता है। और उसी तरह यहाँ पे जो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से है, एडमसन वर्सेस जार्विस, यहाँ पे पी जो है नीलामी करता होता है, सोल्ड सर्टेन कैटल ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ पी। तो यहाँ पे मैं आपको स्टोरी जो है हिंदी के अंदर बताती हूँ कि यहाँ पे पी जो है नीलामी एक्शनर होता है जो कि ऑक्शन पे चीज़ें सेल करता है, बी की इंस्ट्रक्शन पे कुछ जानवर वो सेल करता है, बाद में वो जानवर जो होते हैं एक ही निकलते हैं और जिसकी वजह से पी को कंपनसेशन देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो ऑपरेशन जो है, यहाँ पे बी और पी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं था, तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से क्या है कि यहाँ पे जो ऑक्शनर ने लॉस सफ़र किया है वो बी की वजह से किया है, तो अब बी जो है उसको ये लॉस कंपनसेट करना पड़ेगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर है, मेरीन है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई लॉस होता है तो उसको कंपनसेट किया जा सकता है, बट जो लाइफ इंश्योरेंस है वहाँ पे उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। और उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, इट शुड हैव ऑल द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, must fulfill all the essentials of the valid contract, offer and acceptance, attention to create legal obligation, free consent, consideration, competency to contract, lawful object, agreement जो है declared not to be void जो है, और term of the agreement जो है वो वेग और uncertain नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। X ask Y to burn the house of Z, promises to compensate Y against the consequences। अब देखो X जो है Y को कहता है कि भाई तू Z का घर चला दे और अगर तुझे कोई कंपनसेशन देनी पड़ी तो वे मैं दूंगा। अब देखो ये जो है ऑब्जेक्टिव जो है अनलॉफुल है। अब Y क्या करता है, उसके कहने में आ जाता है और Z का घर चला देता है और उसको फाइन पड़ जाता है। Y जो है अब X से रिकवर नहीं कर सकता कि ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है ये लॉफुल नहीं है।
और उसी तरह वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द राइट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, जिसको सेक्शन 125 जो है डील करता है। अब देखो जो इंडेमनिटी होल्डर है वो इंडेमनीफायर से क्या रिकवर कर सकता है, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इन एनी सूट। जैसे अब देखो कोई भी क्या है कि हमने ऑल द डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इन एनी सूट। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे क्या है कि देखो कुछ प्रोसेस ऐसा है जो डेंजरस है, तो वहाँ पे उन्होंने इंश्योरेंस ले रखी है कि अगर कोई डेंजरस मतलब वहाँ पे कुछ मतलब उसकी भी लिमिटेशंस होती हैं वहाँ पे। ये एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फैक्ट्री है उसको कंपनसेशन जो है अपने वर्कर को देना पड़ता है, तो वो कंपनसेशन जो उसने वर्कर को दिया है वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी से जो है क्लेम कर सकती है। ऑल द डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इन एनी सूट, all the cost if he acted prudently and do not contravene the order। all the cost कि अगर वो उसने वाइजली किया है, कोई भी लॉ के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं किया, तो जो भी कॉस्ट उसने इनकर की है वो जो इंडेमनीफायर है उसको पे करेगा। all the sums which he may have paid under the terms of any compromise of any such suit, provided such compromise is not contrary to the order of the promisor and was one which it would have been prudent for the indemnity holder to make। all the sum जो भी उसने जो है किसी मुकदमे के अंदर जो है कंप्रोमाइज़ के अंदर पे किया है, और ये प्रोवाइडेड कि ये जो प्रॉमिसर है उसकी ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं है, तो वहाँ पे देखो जो डैमेजेस हैं, जो कॉस्ट उसने इनकर की है इंडेमनिटी होल्डर ने, जो भी उसने टोटल सम्स पे किए हैं वो सारे के सारे जो है इंडेमनीफायर से वो क्लेम कर सकता है कि प्रोवाइडेड कि वो सारी उसके जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अंदर जो है वो कवर होते हैं। यहाँ पे देखो जो इंडेमनिटी होल्डर है अगर वो अपनी जो उसको अथॉरिटी दी गई है उसके स्कोप के अंदर ही आता है। अब जैसे मैंने फायर इंश्योरेंस ले रखी है बट वहाँ पे मैंने खुद ही फायर लगा दी है, तो वहाँ पे मुझे डैमेजेस नहीं मिलेंगे। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर द डैमेजेस ऑल कॉस्ट एंड ऑल सम्स। राइट्स अंडर सेक्शन 125 जो है एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी उसके अंदर राइट्स जो हैं इंडेमनिटी होल्डर को अवेलेबल होते हैं। इंडेमनिटी होल्डर कैन ओनली रिकवर द अमाउंट दैट ही हैड टू पे टू द थर्ड पार्टी, जो उसको थर्ड पार्टी को पे करने पड़े हैं तो वो रिकवर कर सकता है। जैसे मान लो एक्स के कहने पे वाई ने जो है सी के ऊपर मुकदमा किया और वहाँ पे वाई को सी को कंपनसेशन देना पड़ा, तो जितनी कंपनसेशन उसने सी को दी है वो वाई से जो इंडेमनीफायर है उससे वो रिकवर कर सकता है। बट इंडेमनिटी होल्डर इज इंटाइटल्ड टू sue द इंडेमनीफायर बिफोर ही हैज़ सफर्ड एनी डैमेजेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये भी मैंने एक केस लिया है, यहाँ पे आपको उससे क्लैरिटी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे पहले मैं स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ। एनी डैमेजेस प्रोवाइडेड इन यहाँ पे देखो क्या है कि इंडेमनिटी होल्डर जो है अगर वहाँ पे एक एब्सोल्यूट लायबिलिटी अराइज हो गई है, तो अगर अभी उसने डैमेजेस नहीं पे किए तब भी वो इंडेमनिटी जो फायर है उससे क्लेम कर सकता है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे तो वो जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे ए प्रॉमिस टू कंपनसेट एक्स फॉर एनी लॉस दैट ही मे सफ़र बाय फाइलिंग ए सूट अगेंस्ट वाई। ए जो है वो एक्स को कहता है कि मैं तुझे कंपनसेट करूँगा, तो वाई के अगेंस्ट जो है मुकदमा फाइल कर दे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि कोर्ट कहता है कि आपको यहाँ पे जो वाई है उसको 10,000 जो है डैमेजेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है खड़ी हो गई है, सर्टेन लायबिलिटी है कि अब जो है एक्स को वाई को 10,000 देना पड़ेगा। लॉस जो है सर्टेन हो गया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है यहाँ पे एक्स की हो गई है। तो एक्स जो है जो इंडेमनीफायर है ए से क्लेम कर सकता है और थर्ड पार्टी को दे सकता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द राइट्स ऑफ द इंडेमनीफायर। यहाँ पे एक्ट जो है साइलेंट है, और यहाँ पे जो इंडेमनीफायर की राइट्स हैं, राइट ऑफ द श्योरिटी अंडर सेक्शन 141 है, जो कि हम जब श्योरिटी का पार्ट करेंगे तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चेक आउट द नेक्स्ट वीडियो ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी।